11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, नाम तो नहीं बताऊंगा, पर नाम आप लिख लो आशुतोष, या एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली जो बिल्कुल शूरवीर है, जो पराक्रमी है, जो छोटा है, फुर्तीला है, नाटकीय है, जो किसी को भी संदेह की दृष्टि से देखता है और कभी भी हारने में भरोसा नहीं करता। वो पराक्रमी है, दिग्बली है, मजबूत है, ईर्ष्यालु है, द्वेष से युक्त है और गर्दन दबोच करके अपनी जीत हासिल करने वाला है। वो किसी को भी क्षमा ना करने वाला है। गलती के लिए गलती और पापी के लिए पापी, अच्छे के लिए सद्गुणी और श्रेष्ठतम व्यक्ति के लिए बिल्कुल श्रेष्ठतर स्थितियों को प्राप्त करने वाला है। एक ऐसे व्यक्ति की कुंडली जहां वो एक ऐसे व्यक्ति या बालक की कुंडली कह सकता हूं जो बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा देने में भरोसा करता है, लेकिन जब उसे ये बात पता चल जाती है कि सामने वाला मेरा लाभ उठा रहा है, तो फिर अपनी फी ऊंची बढ़ा देता है और उसको बेदखल कर देता है। इसके साथ अन्याय हो तो उसके लिए चरम सीमा तक लड़ता रहे और हमेशा ही सुख के पीछे भागने की लिप्सा में जागृति उसकी होती रहे। दूसरी बात है, ये कुंडली वृश्चिक लग्न की बनती है। मूलतया वृश्चिक मतलब होता है बिच्छू, जो दरारों में रहता है, और मूलतया ये राशि जो बनती है वो 8वें भाव में बनती है। तो गौर करना, तो अष्टम भाव में 3 नंबर लिखा है और लग्न में बना 8 नंबर, यानी कि पराक्रमी तो होगा, मेहनती भी होगा। शौर्य और पराक्रम से युक्त एक ऐसे बलिष्ठ व्यक्ति की कुंडली जहां लग्न में ही मंगल मजबूती से अपनी अवस्था को प्रगाढ़ बना रहे हों। और याद रहे, ये मंगल दशम स्थान में दिग्बली होते हैं, जो कौन है? पिता का स्थान। इस व्यक्ति की कुंडली को देख करके एक बात तो साफ तौर पे जाहिर की जा सकती है कि ये सेना और सैनिकों के क्षेत्र से इसके खून आ रहे हैं। रक्त में ही सैनिक का खून बह रहा है। और एक बात और भी है, इस व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान के अधिपति के जो भाव हैं उस पर जरा गौर करना। उससे केंद्र में मंगल जैसा पापग्रह मजबूत होकर के बैठा है। पिता और पिता का सुख तो ठीक है, लेकिन चूंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो 6ठे भाव में बैठे हैं, जो कौन है? इस कुंडली के लिए भाग्येश, पिता का सुख प्रतियोगिता कर रहा है। जन्म कुंडली में पिता भाव के अधिपति पे ध्यान से समझने की बात है। इस कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के हैं, जो पूर्णतया शुभग्रह हैं। ये व्यक्ति इसको कुछ भी हासिल नहीं करेगा तो भी दबोच के सब कुछ हासिल करेगा, गारंटी देता हूं। और एक बात और कि पंचम चतुर्थ दशम भाव के अधिपति के ऊपर जरा देखना, यहां केतु, गुरु, बुध, सूर्य और शनि। एक बात लिख के देता हूं, नकुल पाराशर का सिग्नेचर करता हूं मैं। अगर पिता ने कोई गड़बड़ी करी तो निस्संदेह इसका बदला ये लेगा, तो सावधान, पक्की बात है। और बच्चा ये जो कुंडली है, ये न्यायकर्ता की कुंडली है। ये खोजबीन करके तलाश लेगा। वृश्चिक राशि का है ना। एक बात बताता हूं, वृश्चिक राशि वालों की बनती नहीं है किसी से, पर जब बन जाती है तो उसके लिए वही बात हो जाती है, सर धड़ से अलग है फिर भी तलवार चल रही है। सर धड़ से अलग है फिर भी तलवार चल रही है। ये व्यक्ति ऐसा है, लग्न में मंगल और षड्बल में सबसे ज्यादा बलवान। ये कुंडली संपूर्ण मजबूत, और ये इतनी मजबूत है कि जरा देखना, जरा लग्न का भी अधिपति मंगल, नवमांश का भी अधिपति मंगल, दशमांश का भी अधिपति मंगल। इस कुंडली के बारे में बोलना कम होगा, चाहे जितनी बात बोली जाए। ये कुंडली सर्वश्रेष्ठ, मजबूत और अच्छी है, पर कमजोर कहां हो रही है? गौर करना, पिता का 5वां, पिता का क्षेत्र खराब है। पिता अगर इस बात को सुन रहे हो, अपनी आदत सुधार लें और अपने कमजोरी को पकड़ लें, क्योंकि पिता का भाव और पिता का सुख कमजोर हो रहा है। 2 थप्पड़ रोज लगाओ अपने आप को और अपने चरित्र को। क्यों? क्योंकि पिता भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि है। मैं एक बात बड़ी गंभीरता से कह दूं, जिस भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हों और राहु उसको देख लेता हो, वो घोंच पोंछ हो जाता है। समझ में आती है? घोंच पोंछ बिल्कुल भोथर शब्द में बता दूं, बड़ा खराब हो जाता है और भभका आता है। किसको? पिता को। और कैसे? तो राहु देख रहा है मिथुन राशि। मिथुन क्या है? मैथुन। तो पिता भाव के अधिपति के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ी, जो मिथुन राशि का अष्टम में बैठा है। ये बच्चा इतना सवालिया होगा,
इतना पूछेगा, इतना जानेगा, इतना सोचेगा, इतना विचारेगा, इतना अध्ययन करेगा, इतना पारंगत होगा कि दिमाग खराब करेगा। किसका? संपूर्ण कुटुंब का, और अपने अधिकारों को लड़ करके सूरवीर और प्रणेता बन करके, नेता बन करके सबकी नाक में दम कर देगा, अगर जो इसके साथ अन्याय हुआ तो। पक्की बात है। तो सावधान, सावधान, सावधान। एक बात और है, ये भाव खाली और यहां भी खाली, पर यहां के अधिपति ऐसे भाव में हैं कि व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं और पदस्थ अधिकारी बना सकते हैं। रासायनिक क्षेत्रों में जाए, नल पाइप फिटिंग का कारोबार उठा ले, सैनिक सेवा में चला जाए, पेंट का कारोबार उठा ले, सैनिक बनने के साथ साथ उच्च पदस्थ अधिकारी बन जाए, धन को मैनेज करने का काम करे, अकाउंटेंट वगैरह भी बन सकता है। मंगल से संबंधित है तो अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष की यात्रा, हवाई जहाज से संबंधित, कल्प ऊर्जा, स्पेयर पार्ट्स आदि से संबंधित बड़ा व्यवसाय, भूमि से संबंधित, वन विभाग से संबंधित, जल विभाग से संबंधित, किसी भी क्षेत्र में जाएगा जहर ही फैलाएगा मजबूती से। जहर फैलाने का मतलब कमजोर नहीं, अच्छे मामले में। समुद्र से जिस तरीके से मंथन करने पे, समुद्र मंथन का मतलब आप लोगों को थोड़ी सी बता दूं, समुद्र मंथन का ऐसा नहीं था कि समुद्र को मथा गया था, ना ना ना। समुद्र मंथन का मतलब था मंत्रों का मंथन। ठीक उसी तरीके से ये मंथन करने का भाव है। ये जन्म कुंडली में राहु जो यहाँ बैठे हैं, ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला, क्योंकि राहु चंद्रमा को, सूर्य को भी देख रहा है, राहु जो है वो बुध को भी देख रहा है जो कि लाभेश है, राहु जो है वो शनि को देख रहा है जो कि जन्म कुंडली का वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और तृतीय के अधिपति, तो सुख भाव के अधिपति। इस वजह से माता भाव के अधिपति शनि जाकर के जन्म कुंडली में द्वितीय में, माता का सुख तो है पर पिता भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव, और जन्म कुंडली में माता के सुख भाव के अधिपति, माता का सुख चतुर्थ का चौथा यानी कि सप्तम, यहां का अधिपति अष्टमस्थ है, तो माता को सुख नहीं मिलता। किसका? तो माता के पति को देखो तो माता का भाव, और यहां पे अगर गौर करो आप तो उस पे राहु की दृष्टि है, तो रहता तो है पर होके भी ना के बराबर हो जाता है। समझने वाली बात है, इस चीज को समझने की बात है, क्योंकि जन्म कुंडली में सारे ग्रह एक यहां बैठे और एक यहां और बाकी एक यहां, यानी कि एक यहां बैठे, एक यहां, तीन, चार ही घर में सारे ग्रह बैठ गए, चार ही घर में सारे ग्रह बैठ गए और केंद्र खाली, बिल्कुल कोई भी ग्रह नहीं, खाली एकमात्र ग्रह मंगल, यही बढ़िया बैठा है और षडबल में सबसे ज्यादा बलवान। इस कुंडली में व्यक्ति को बजरंगबली की पूजा, अपने कुटुंबजनों से बहुत ज्यादा निकटता का भाव भी नहीं है तो बहुत ज्यादा नजदीक भी नहीं है, ये सबके लिए एक जैसा रहने वाला है, ना तो कोई इसका लाभ उठा सकता है और ना ये किसी का। एक बात और है, ये विष के सदृश होगा, इसको संभालना बड़ा मुश्किल होगा। जब ये बिगड़ जाए तो फिर बिगाड़ना मुश्किल, और संभल जाए तो संभालना मुश्किल। ये ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पद पे जाए तो संपूर्ण तरीके से एक छत्र राज्य करे और सिंहासन पे आरूढ़ होकर के रथ और सारथी और स्वयं वाहक, ध्वज का वाहक भी खुद रहे और ध्वज का निर्माता भी खुद रहे। ये किसी पे निर्भर नहीं है, इसके खुद के ही सब कुछ होंगे। जिस तरह से परमात्मा वो स्वयं बनता है और स्वयं बनाता भी है। दूसरी बात है, जन्म कुंडली में मंगल अगर लग्न में बैठा हो और वो किसी भी प्रकार से, आप गौर करना, मंगल और राहु का संबंध बन रहा है, मंगल ने राहु को देखा है, इस वजह से व्यक्ति बड़ा ही दूर तक यात्रा करने वाला होता है। इसके यात्रा पसंद होने का प्रभाव दिखता है, यात्रा में बड़ा लाभ है, दूर तक जाए तो ठीक है। और व्यक्ति की कुंडली में यहां पे इतने सारे ग्रह, पिता अपने स्वभाव को सुधारने के पीछे ध्यान रखें, क्योंकि एक बात बड़ी अजीब है, गुरु और शनि बैठे हैं, सूर्य और शनि बैठे हैं, यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे तो हैं, पर इस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य बड़े कमजोर दिख रहे हैं। सूर्य कौन है? पिता। और वो किसके साथ बैठा है? शुक्र के साथ, शुक्र के निकट और शनि के साथ। और सूर्य जो बैठे हैं वो केतु राहु के प्रभाव में गुरु जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर के बैठे हैं, ये लड़ करके अपना अधिकार ले ही लेगा, तो डरने की भी बात है। इसे कोई हरा नहीं सकता और इसे कोई जीत नहीं सकता। नौमांस कुंडली में चार ग्रहों का प्रभाव जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे, गुरु, शुक्र, बुध और केतु। और जरा गौर करना तो चंद्रमा यहां अष्टम में जा रहे हैं, यहां पे चंद्रमा मेष के बने थे, यहां मिथुन के हो रहे हैं।
और यहां पे गौर करो तो शुक्र और बुध, जहां शुक्र स्वग्रही और बुध जन्म कुंडली का अष्टमेश जन्म कुंडली के कर्म को लेकर के हमेशा ही खोजी प्रवृत्ति अपनाने वाला और दिमाग लगाने वाला, जिस क्षेत्र में काम करे उस क्षेत्र को लेकर के हमेशा ही सजग रहने वाला होता है। और व्यक्ति का कैरियर, उस भाव के अधिपति के ऊपर राहु का प्रभाव है तो कैरियर में कंफ्यूजन भी होता है। और दूसरी बात है, व्यक्ति जहां भी रहेगा अच्छे पद पे विभूषित होकर के ही साक्षात देवतुल्य वास करता है। बुद्धिमान, यशस्विता का भाव, नेचर अच्छा रहे, स्वभाव गंदा ना करे और जो कह दे वही करे, उससे हटाने की कोई बात नहीं है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के हैं, ये चंद्रमा शुभ ग्रह होंगे और चंद्रमा अकेले बैठे हैं, लेकिन उस पे गुरु की दृष्टि है, केतु का प्रभाव है और शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में दाम्पत्य को अच्छा रखने वाला और व्यक्ति के माता के कष्ट को जाहिर करने वाले दिखाते हैं। माता का दाम्पत्य ठीक नहीं है, ये बात भी दिखती है। और एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में अगर किसी को सावधान होने की आवश्यकता है तो वो इस जातक को अपने पिता को सावधान करने की आवश्यकता है। दूसरी बात बता दूं, इस कुंडली में मंगल अनुराधा नक्षत्र के बैठे हैं, शनि धनिष्ठा के, शुक्र धनिष्ठा के। इस वजह से व्यक्ति के पास व्यय रहेगा, व्ययात्मक चीजें होंगी, संसाधन का व्यय करेगा। राहु शुक्र को नहीं देख रहे हैं, यह सबसे अच्छी बात है, पर राहु गुरु को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, बुध को देख रहे हैं, शनि को देख रहे हैं। इतने सारे ग्रहों के ऊपर राहु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति का प्रभाव कभी शिक्षा बाधित हो, कभी माता का सुख बाधित हो, कभी माता से दूरी बने और कभी पिता से दूरी बने, कभी मतभेद बनता रहे, ये बात भी दिखती है। पर ये व्यक्ति है बड़ा परम तेजस्वी, ये बात तो पक्का सकता हूं। क्यों ऐसा बोल सकता हूं? क्योंकि दशमांश कुंडली में लग्न का अधिपति मंगल लाभ भाव में बैठा है शनि के साथ। टेक्निकल क्षेत्रों में काम करे, भूमिगत क्षेत्रों में काम करे, वायु में भी उड़ करके काम कर सकता है, हवा। वृश्चिक राशि और लग्न का अधिपति लग्न में ही बैठा है। खोजबीन, रिसर्च और अन्वेषण करने वाले क्षेत्रों में जाए, रिसर्च पेपर तैयार करे। कई बार ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति जो होता है वो पोस्टमार्टम भी करते देखा जाता है। दवाइयों से संबंधित कारोबार, कीटनाशक, रासायनिक पदार्थ, कई बार ऐसे रासायनिक चीजों पे खोजबीन करने वाला और उसमें अपना कैरियर बनाने वाला। जमीन से संबंधित कारोबार कर ले तो भी काम कर सकता है, ये बात बनती है। दो शुभ ग्रहों का दशमांश कुंडली में लग्न को देखना, ये व्यक्ति के कैरियर को सही दिशा में ले जाने वाले बनते हैं। साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर व्यवसायिक नेचर को भी डालते हैं और कर्म को लेकर के व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कमाने धमाने वाला हो जाता है। दशमांश कुंडली के पंचम स्थान के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में रोग भाव में बैठे हैं। इस वजह से वहां पे कभी कभी उसकी विद्वत जो स्थिति होती है वो कभी कभी यश को कमजोर करती है। तो जब कभी भी व्यक्ति को नुकसान होता है तो वो तुरंत ही अपना आपा खो बैठता है या आत्मबल कमजोर कर बैठता है। पर ऐसी स्थिति में उसके पास किसी सपोर्टर की आवश्यकता होगी, हमेशा ही किसी मेंटोर की आवश्यकता होगी जो हमेशा उसको सही दिशा दिखाता रहे। इस व्यक्ति का धर्म पक्ष, धर्म के अधिपति छठे भाव में बैठे हैं और ये भाग्य के भी अधिपति होते हैं। पर धर्म भाव के अधिपति के ऊपर धर्म के कारक गुरु की दृष्टि है और केतु भी देख रहे हैं। गौर करना, तो केतु ने किसको देखा? धर्म भाव के अधिपति को। यानी कि ये ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अच्छाई के साथ साथ कुछ अनुभवों को देने वाला भी होता है। और अगर जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में राहु केतु का असर हो या धन भाव के अधिपति के साथ राहु केतु का असर होता है तो व्यक्ति अपनी स्थिति को लेकर के बिल्कुल ही स्पष्ट होता है और बिल्कुल ही समझदार और समझदारी से युक्त होकर के निर्णय लेने वाला होता है। उसके निर्णय अकाट्य होते हैं और वो कंफ्यूजन में नहीं होता। थोड़ा बहुत पूजा पाठ कम करेगा। पर धर्म भाव के अधिपति के ऊपर धर्म के कारक गुरु की दृष्टि हो जाने से गुरु और चंद्रमा का, जो गुरु ने चंद्रमा को देखा है पांचवी दृष्टि से, ये बड़ा अच्छा है। शुक्र से चंद्रमा केंद्र में, ये बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा और मंगल का संबंध एक दूसरे से छठे आठवें का बन रहा है। ये व्यक्ति को शत्रु और जीवन में शत्रुता हमेशा उसकी बनी रहे। तो शत्रु से व्यक्ति अपने बुद्धि के बल पे ही जीत सकता है, पर इसको हराना बड़ा कठिन होगा। राजनीतिज्ञ है ये, रणनीति इसके दिमाग में हमेशा चलती रहेगी और जहर के समान फैलने वाला इसका प्रभाव होगा, विष के सदृश फैलने वाला। इसके प्रकोप को समझने में बड़ा देर लगेगा और इसके काट को उपलब्ध करने में भी सामने वाले को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। क्लियर है? कैरियर बताया, धन अच्छा है, पिता अपने स्वभाव और अपने चरित्र को सुधारने के ऊपर विषय में विचार करें। पिता का स्वभाव ठीक नहीं है, यह गारंटी से बोल सकता हूं।
दूसरी बात है, जन्म कुंडली में पिता को माता से बच्चे को हमेशा ही माता से लाभ दिख रहा है। सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं, ये गौर करना, बुढ़ापा हमेशा इंतजार करती है, चाहे वो माता की हो चाहे वो पिता की हो, और इस वजह से सावधान होने की आवश्यकता है दोनों को, माता को कम पिता को ज्यादा। इस कुंडली में केंद्र के 3 घर खाली, इस वजह से मशक्कत भी बनेगी और मेहनत भी बनेगी और प्रारंभ में मुश्किल से खड़ा रहेगा जातक के साथ। ये कुंडली बाद में जाकर के धीरे धीरे ठीक होने वाली दिखती है, जहां आरंभ में कई बार व्यक्ति को कष्ट भी झेलना पड़ता है। ये चंद्रमा जो बैठा है अश्विनी नक्षत्र का, व्यक्ति को सुंदर बना देता है पर रोग भी देता है, और कई बार व्यक्ति बहुत छोटी ही अवस्था में बहुत ज्यादा अनुभवगम्य हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है, तार्किक हो जाता है, लॉजिकल बातें करता है, इंपल्सिव होता है और बहुत ही महत्वाकांक्षी भी होता है। क्लियर हो रही हैं चीजें? या और भी साफ साफ बोलूं? अब क्या बोल दिया। राहु आर्द्रा का है, दिमाग खराब करेगा ये, पर बुराई से नहीं, अच्छाई से। मंगल है लग्न में और चौथी दृष्टि से चतुर्थ को देख रहे हैं, ये ठीक नहीं देख रहे हैं, इस वजह से घर से दूर रहे। मंगल की 7वीं दृष्टि यहां, इस वजह से विवाह मिला करके हो। उस मंगल के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई असर नहीं है, इस वजह से मंगल है तो, लेकिन दोष युक्त नहीं है। यहां मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में सूर्य के साथ बैठे हैं और उस पे किसी भी पापग्रह का वहां भी कोई असर नहीं है, इस वजह से मंगल दोष युक्त नहीं है। क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए तो वो स्वयं लग्नेश ही होता है और उसके बाद रोगेश भी होता है, तो मंगल की राशि, तो मंगल यहां मेष राशि और वृश्चिक लग्न, ये व्यक्ति के ऊपर मंगल का प्रभाव। बजरंगबली की पूजा हमेशा किया करे और गणेश जी के मंत्रों का जप करता रहे। हनुमान चालीसा का पाठ इसे प्रत्येक दिन सुनाया जाए 3 बार, और सरसों के तेल का इस्तेमाल इसके शरीर पे ज्यादा करा जाए। इसके निमित्त कभी कभी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर ही कर देना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ जरूर ही कर देना चाहिए, शिव जी को दही अर्पित करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा से तृतीयस्थ राहु और नवमस्थ केतु का प्रभाव है। ये अनुभव ठीक है। केतु अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अश्विनी नक्षत्र में, इसका अधिपति केतु उसे देख रहा है यहां से, तो ये चंद्रमा के लिए अच्छी बात होगी। पर गुरु राहु और केतु के संपर्क में आ रहे हैं, धनेश धन भाव में बैठा है, वहां पे पंचग्रही योग लगा है, धन खराब नहीं है, पिता है अच्छा, पर वो अपनी स्थिति को लेकर के सजग नहीं है। क्योंकि सूर्य और शनि और बुध ये सब एक साथ जब होते हैं तो कंफ्यूजन भी पैदा करते हैं। ये जातक को भी करेंगे, कंफ्यूजन में रखेंगे, कैरियर को लेकर के, पिता को लेकर के, पिता के साथ संबंधों को लेकर के, और साथ ही साथ धन को लेकर के। ये बातें स्पष्ट बोल देता हूं। दशाओं में अगर देखता हूं तो इसकी कुंडली में बुध, गुरु और शनि तीनों अस्त हो रहे हैं सूर्य से। पर एक बात है, बुध अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते हैं, शनि अस्त होने के बावजूद भी परिणाम देते हैं। तो अस्त कौन हुआ? गुरु, और गुरु राहु के प्रभाव में है। तो मतलब क्या है कि व्यक्ति पूजा पाठ से थोड़ा दूर भागेगा, गुरु और अपने बड़े जनों का, बड़ों जनों का, जो बड़े लोग हैं उनका आदर कम करेगा, तो इस वजह से उसको अनुशासित भी करना पड़ेगा। और कभी कभी वो बहुत ज्यादा हठी और जिद्दी और गुस्सैल भी हो जाता है, और इतना ज्यादा दिमाग में उसके जल्दी ही निगेटिव चीजें घर कर जाती हैं कि उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से गलत संगत, गलत पंगत में ना बैठे। पराक्रमी है, सहज भाव से अपनी उदारता को दिखाने वाला है, किसी के प्रति समर्पित हो जाए तो सब कुछ दान कर दे, सब कुछ दे दे, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर गुरु का असर है। और व्यक्ति बात सुनता सबकी है पर करेगा खुद की, ये बात है। बहुत बहुत नमस्कार।